अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। बेसिकली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होता है, समझें। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। एक डिसऑर्डर नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर हैं जिसमें होता क्या है, किडनीज जो हैं एसिड बेस बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाती, ठीक है। किडनी का एक फंक्शन होता है एसिड बेस बैलेंस करना, ठीक है। अब अगर वो एसिड बेस का बैलेंस ना कर पाए तब क्या होता है, तब होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है। अब वो जो ज़ाहिर सी बात है, किडनी अगर मेंटेन नहीं कर पाएगी एसिड बेस बैलेंस तो उसको क्या कहेंगे, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या रीनल ट्यूबुलर एल्कलोसिस, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या होता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल एनाइन गैप होता है और एक हाई एनाइन गैप होता है, ठीक है। अब इसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आर द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच किडनीज आर अनएबल टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस लीडिंग टू नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। इसके तीन जो है मतलब किस्म होते हैं, ठीक है। एक होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, जिसको मतलब आरटीए हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आरटीए टाइप 1, आरटीए टाइप 2 एंड आरटीए टाइप 4। 3 नहीं है यहाँ पे, 4 है, ठीक है। आरटीए टाइप 1, आरटीए टाइप 2 एंड आरटीए टाइप 4, ठीक है। अब ये जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस, उसके बाद होता है पीसीटी, उसके बाद आता है लूप ऑफ फेनले, उसके बाद आता है डीसीटी, उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब ये दूसरा इसमें नाम लिखा हुआ है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एंड हाइपर कैलिमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये क्या होता है, अब देखें। अगर प्रोक्सिमल पार्ट में, जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कोई मसला हो तो उसको कहते हैं प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये होता है टाइप 2, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर कोई मसला हो तब कहेंगे डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जो कि टाइप 1 होता है। बाकी अगर कलेक्टिंग डक्ट में कोई मसला हो तो वो होता है टाइप 4 हाइपर कैलिमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे पहले आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या टाइप 2 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, देखें। मैंने आपको बताया कि टाइप 2 जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास काफ़ी सारा फिल्ट्रेट आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है उनके पास, जिसमें जैसे ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, लैक्टेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो उनको क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। जैसे 100% ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लैक्टेट को क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। और जो है उसके साथ 65% ऑफ सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं, 65% ऑफ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, और उसके साथ 80 to 90% जो है बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब इसमें होता क्या है, देखें। अगर कोई भी इसमें डिफेक्ट हो जाए, जैसे फेनकनी सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, फेनकनी सिंड्रोम में क्या होता था, फेनकनी सिंड्रोम में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल थे वो अपना सही से काम नहीं कर पाते थे, पूरी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते थे। अब फेनकनी सिंड्रोम में ये भी तो होता था, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो भी नहीं हो पाती थी, ठीक है। अब आरटीए टाइप 2 में क्या होता है कि ये इस बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है। इसके कई काफ़ी सारी वजहों की वजह से हो सकती है। एक फेनकोनी सिंड्रोम भी इसका कॉज है, ठीक है, प्रोक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का या टाइप 2 आरटीए का, ठीक है। अब देखें इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, ठीक है। अब किस तरह होती है, देखें। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से मिलता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सीक्रेट क्यों होता है, ये जो बाइकार्बोनेट फिल्ट्रेट बना है
तो उसको जो है कंज़र्व करने के लिए, उसको रीअब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ल्यूमिन में मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। वाटर जो है यहाँ से रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि आगे जाकर बाइकार्बोनेट में बन जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह होती है रीअब्ज़ॉर्प्शन। अब होता क्या है यहाँ पे जो है, अगर बाइकार्बोनेट की रीअब्ज़ॉर्प्शन ना होगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। अगर बेस की रीअब्ज़ॉर्प्शन ना हो तो क्या होगा, बेस की बॉडी में कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर बेस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये क्योंकि आरटीए टाइप Q2 की वजह से हो रहा है। अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आएगा नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं आरटीए टाइप 2। थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। डिफेक्ट इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में कोई डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट रीअब्ज़ॉर्ब ना हो। अब बाइकार्बोनेट रीअब्ज़ॉर्ब ना होगा तो यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, ठीक है। यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट होगा मतलब ब्लड में बेस की कमी हो जाएगी। ब्लड में अगर बेस की कमी हो जाएगी मतलब एसिड ज़्यादा हो जाएगा। अगर एसिड ज़्यादा होगा तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। ये होता है हमारा आरटीए टाइप 2। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अब इसमें जो है अगर हम देखेंगे इसमें पोटेशियम का लेवल क्या होगा, पोटेशियम का लेवल लो होगा, ठीक है। कैल्शियम का लेवल नॉर्मल आता है। और अगर यूरिन पीएच हम देखें, यूरिन पीएच हमें किस तरह मिलेगा, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, बाइकार्बोनेट यूरिन में जा रहा है, बेस यूरिन में जा रहा है, तो यूरिन की पीएच कितनी होगी, बेस ज़्यादा होगा यूरिन में, ठीक है। इनिशियली तो मतलब बाइकार्बोनेट ज़्यादा ब्लड में होता है, वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। बाद में जाकर ब्लड में भी ये बाइकार्बोनेट कम हो जाता है तब ये यूरिन की भी एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है व्हेन प्लाज्मा ग्लूको more than 5.5 when filtered bicarbonate exceed reabsorbed threshold, ठीक है। less than 5.5 when plasma bicarbonate below reduced resorption threshold, ठीक है। इस वजह से होता है आरटीए टाइप 2, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ आरटीए टाइप 2 में क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स अफेक्टेड होते हैं। वो क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर सकते। बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, बाइकार्बोनेट यूरिन में लॉस हो रहा है तो यूरिन की पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनिशियली ज़्यादा होगी क्योंकि ब्लड में बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। बाद में जाकर ब्लड में भी बाइकार्बोनेट की कमी हो जाएगी, तब यूरिन में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तब उसको उसकी वजह से पीएच जो है कम हो जाएगी, ठीक है, एसिडिफाई हो जाएगी। अब ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है रिकेट्स के साथ, ठीक है। अब रिकेट्स के साथ क्यों होता है, देखें, अगर फेनकोनी सिंड्रोम होगा तो उसमें रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया ये हो सकता है। उसमें क्या हो रहा था, फॉस्फेट की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होनी हुई थी पीसीटी में, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर फॉस्फेट अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तब हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, तब बोन की मिनरलाइजेशन सही से नहीं होगी। बोन की मिनरलाइजेशन सही नहीं होगी तो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स होगा, ठीक है। आप याद रखिएगा। अब आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, जिसमें होता है टाइप 1 आरटीए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मैंने आपको बताया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो होता है कुछ सेल्स होते हैं इंटरकलेटेड सेल्स, प्रिंसिपल सेल, ठीक है, कनेक्टिंग डक्ट में भी थे। अब वो क्या करते थे, वो हाइड्रोजन आयन को जो है कंजर्व करते थे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को जो है कंजर्व करते थे। और देखें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेल्स थे इंटरकलेटेड सेल्स। वो क्या करते थे,
हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट करते थे, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन अगर सीक्रेट नहीं होगा तब क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तब क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, टाइप 1 RTA, ठीक है। इसमें हम यूरिन की पीएच देखेंगे तो कितनी आएगी। अगर यूरिन में बाई एसिड नहीं जा रहा, ब्लड में कंजर्व हो रहा है, तो यूरिन की पीएच कितनी होनी चाहिए, बेस वाली होनी चाहिए। तो बेस में मोर देन 5.5 होगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है किडनी स्टोन से। क्यों होता है, देखें, ब्लड में अगर एसिड ज़्यादा रह रहा है मतलब ये बोन को जो है थोड़ा सा डीमिनरलाइज कर देता है। डीमिनरलाइज करेगा तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होता है ब्लड में, वहाँ से फिल्ट्रेट होगा। अब फिल्टर बन के ये यूरिन के ज़रिए निकलेगा। अब यूरिन मैंने आपको आगे जाकर हम पढ़ेंगे, यूरिन में स्टोन बनते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ जो है एसिड इन्वायरमेंट में बनते हैं, कुछ बेस इन्वायरमेंट में बनते हैं। अब कैल्शियम फॉस्फेट जो स्टोन होता है ना, वो बेस इन्वायरमेंट में बनता है, ठीक है। अब अगर जाहिर सी बात है, अगर यूरिन में एसिड नहीं जा पा रहा, मतलब यूरिन की पीएच कितनी होनी चाहिए, एसिडिफाई नहीं होनी चाहिए, बेस वाली होनी चाहिए। एसिड जो है ब्लड में होना चाहिए। एसिड क्या करवा रहा है, ब्लड में बोन से जो है वो कैल्शियम को निकलवा रहा है और यूरिन के ज़रिए निकलवा रहा है यूरिन में, ठीक है। यूरिन में जो है फिल्ट्रेट बना रहा है और एक्सक्रीट करवा रहा है। अब यूरिन में क्या हो रहा है, ट्यूब्यूल में वहाँ पे जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वहाँ पे जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट एक दूसरे से मिल रहे हैं और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बन रहा है, ठीक है। ये अगर स्टोन के साथ एसोसिएशन कोई भी दें तो ये RTA टाइप 1 होता है। अगर जो है रिकेट्स के साथ कोई एसोसिएशन दे तो RTA टाइप 2 होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर डायबिटीज़ के साथ कोई एसोसिएशन दे तो RTA टाइप 4 होता है। अब RTA टाइप 4 में क्या होता है समझ लें। RTA टाइप 2 और RTA टाइप 1 आपको समझ में आ गया। RTA टाइप 2 में क्या हो रहा था, बेस को हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, और RTA टाइप 1 में क्या है, एसिड को हम सीक्रेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। दोनों सूरतों में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। अब देखें RTA टाइप 4। RTA टाइप 4 में क्या होता है, अल्डोस्टेरोन का मैंने आपको बताया था फंक्शन। अल्डोस्टेरोन क्या करता था, अल्डोस्टेरोन कलेक्टिंग डक्ट में आकर वहाँ पे क्या करवा रहा था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, पोटेशियम जो है सीक्रेट करवा रहा था, ठीक है। पोटेशियम और हाइड्रोजन सीक्रेट करवा रहा था। अब हाइड्रोजन और पोटेशियम अगर सीक्रेट नहीं होंगे, अगर अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस हो जाए या अल्डोस्टेरोन की कमी हो जाए, तब क्या होगा, सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन की सीक्रेशन नहीं होगी। अगर इनकी सीक्रेशन ना हो तब क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सीक्रेशन ना हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है RTA टाइप 4, ठीक है। इसकी वजह से देखें दूसरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, अगर इससे कोई MCQ आना होगा तो वो जो है मैं आपको निमोनिक बताता हूँ, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। RTA टाइप 2 प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, ठीक है। उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। RTA टाइप 1 में क्या है, हाइड्रोजन आयन सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से RTA मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और वो RTA टाइप 1 होता है। अब RTA टाइप 4 में क्या हो रहा है, अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस की वजह से हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम जो है सीक्रेट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा निमोनिक बता देता हूँ कि अगर कोई भी MCQ आ जाए किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें, एक होता है RTA टाइप, सबसे पहले तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से शुरू करेंगे ना, 214, ठीक है। सबसे पहले PCT आता है, उसके बाद DCT आता है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ठीक है। या आप याद रखिए 214,
214, 214, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम को देखेंगे, पोटेशियम कितना होगा, लो लो मोर, लो लो मोर, लो लो मोर, 214 लो लो मोर, 214 लो लो मोर, ठीक है। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्योंकि RTA टाइप 4 जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो पोटेशियम इसमें जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी दोनों में जो है RTA टाइप 1 और RTA टाइप 2 में पोटेशियम जो है कम होता है, ठीक है। 214 लो लो मोर, 214 लो लो मोर, ठीक है। उसके बाद जो है कैल्शियम, कैल्शियम जो है कितना बाकी टाइप 2 और टाइप 4 में जो है नॉर्मल आता है, बस टाइप 1 जो ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखें कैल्शियम जो है जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन सा है, टाइप 1 है, इसमें जो है ज़्यादा होगा। पीएच जो है जो ऑड नंबर होगी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। RTA टाइप 1 में पीएच ज़्यादा होगी, ठीक है। नेफ्रोलिथेसिस किस में होगा, ठीक है, जो ऑड नंबर है उसमें होगा, ठीक है। RTA टाइप 1 जो है ऑड नंबर है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि 4 जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो इसमें पोटेशियम ज़्यादा होगा। बाकी जो है ऑड नंबर उसमें जो है बाकी सारी चीज़ें आया होगी, जैसे कैल्शियम ऑड नंबर में ज़्यादा होगा, पीएच ऑड नंबर में ज़्यादा होगा, पीएच यूरिनरी पीएच, ठीक है। नेफ्रोलिथेसिस ऑड नंबर में होगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देख लें, मैं थोड़ा सा आपको राइट लिख के आपको समझाता हूँ। 214 लो लो मोर, ठीक है। उसके बाद इसमें हाई आता है, इसमें नॉर्मल आता है, नॉर्मल, ठीक है। और इसमें जो है पीएच ज़्यादा होगी, मोर देन 5.5, इसमें कम होगी, इसमें भी कम होगी, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये है पोटेशियम, ये क्या है कैल्शियम, ये क्या है पीएच, ठीक है। ये आप देखें, पोटेशियम 214 लो लो मोर, ठीक है। और ऑड नंबर में कैल्शियम हाई होगा, और ऑड नंबर में पीएच हाई होगा, और ऑड नंबर में नेफ्रोलिथेसिस होगी, ठीक है। नेफ्रोलिथेसिस के साथ अगर कोई भी एसोसिएशन आपको दे वो है टाइप 1, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर कोई भी सवाल आ जाए जिसमें जो है आपको कहें कि पोटेशियम जो है सीरम पोटेशियम ज़्यादा है और कैल्शियम जो है नॉर्मल है और पीएच जो है वो लेस देन 5.5 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पोटेशियम ज़्यादा किस में होगी, जो बड़ा नंबर होगा उसमें पोटेशियम हाई होगी, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा नंबर है। अब 4 में जो है 4 ऑड नंबर तो नहीं है, तो बाकी उसमें कैल्शियम नॉर्मल होगी और पीएच लेस देन 5.5 होगी, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब देखें, अगर आपके पास सवाल आ जाए कि पोटेशियम लो है, सीरम पोटेशियम लो है, कैल्शियम जो है हाई है, और पीएच यूरिनरी पीएच भी मोर देन 5.5 है, ठीक है, तब क्या होगा, तब अब देखें ये किस तरह होगा। अब मैंने आपको बताया जो कैल्शियम हाई किस में होगी, ओड नंबर में होगी, ठीक है। अब ओड नंबर कौन सा है, टाइप 1 है, ठीक है। और पीएच ज़्यादा किस में होगी, ओड नंबर में होगी। अब ओड नंबर कौन सा है, टाइप 1 है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टाइप 1 RTA होगा। अब अगर दूसरा कोई सवाल आ जाए जिसमें आपके लिखा हो पोटेशियम आर लो और कैल्शियम नॉर्मल, पीएच लेस देन 5.5, तब क्या होगा, तब होगा, अब देखें मैंने आपको बताया कैल्शियम जो है नॉर्मल किस में होगी, कैल्शियम ज़्यादा किस में होगी, ऑड नंबर में होगी, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल आ रही है, तो ये ऑड नंबर वाला नहीं हो सकता, 2 या 4 हो सकता है, ठीक है। 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसमें जो है पोटेशियम हाई होता है, और 2 छोटा नंबर है तो उसमें पोटेशियम लो होता है, ठीक है। तब इसमें पोटेशियम लो आएगा,
कैल्शियम नॉर्मल आएगा और पीएच जो है वो भी कम आएगी, <5.5। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ये काजेज़ थोड़े से आप पढ़ लें तो बेहतर है। ये टाइप 1 जो है सॉरी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल टाइप 2 है, उसमें फेनकनी सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा या कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल टाइप 2 RTA। अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये किस में हो सकता है, 3A लगा दें, एम्फोटेरिसिन टॉक्सिसिटी, एनाल्जेसिया नेफ्रोपैथी और कॉन्जेनिटल एनोमलीज और ऑटो इम्यून डिजीज़ SLE, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी और ऑटो इम्यून SLE जिसमें आ सकती है। बाकी UTI में हो सकता है और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट में हो सकता है, टाइप 1 वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाला। बाकी टाइप 4 जो है उसमें अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंसी की वजह से हो सकता है, या फिर अल्डोस्टेरोन लो हो उसमें हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।